चलिए, so now we are going for the next motion of two bodies. One resting on the other. Motion of two bodies, one resting on the other. चलो जाहिल लोग तरह बिहेव मत करो, ध्यान दो इधर. Motion of two bodies, one resting on the other. ये है आपके पास एक स्लैब, इसको बोलते हैं स्लैब. ये एक सरफेस पे रखा जाता है, ये सरफेस पे रखा गया. स्लैब का नाम है B और इसका जो मास है वो है कैपिटल M. इसके ऊपर रखा जाता है एक ब्लॉक. इसका नाम है A और इसका मास होगा स्मॉल m. इसके बारे में हमको स्टडी करना है. होगा क्या, पहले केस में ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे. फिर इस ब्लॉक का फोर्स, इस स्लैब का इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, स्लैब का डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ों को स्टडी करना है. फिर दूसरे वाले सिचुएशन में आप स्लैब पे फोर्स लगाएंगे. टाइम पे आने की आदत डाले यार सब लोग. और उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को ऑब्जर्व करने की है. तो लेट्स गो फॉर इट. तो आप सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, व्हेन फोर्स कैपिटल F is applied on the upper block. आप फोर्स कैपिटल F अप्लाई कर रहे हो ऑन द अपर ब्लॉक. एसी बहुत भयानक गर्मी हो रही इधर और हम सो जाना जब से बंद है. तो चलिए, तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि फोर्स कैपिटल F आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको इनके बारे में स्टडी करना है. जैसे कि सबसे पहला सिचुएशन ये आएगा, केस 1 इसमें आएगा, सब केस 1, when there is no friction between block and slab. मान के चलो पहली सिचुएशन ऐसी है कि आपने फोर्स लगाया किसको, ब्लॉक को, और ब्लॉक और स्लैब के बीच में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है. ब्लॉक और स्लैब के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है. तो क्या होगा, ये जाएगा दर 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 घसरते और नीचे गिर जाएगा, है ना. तो मैं कहूँगा कि ठीक है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. जैसे वो जब मैं सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक लिखता हूँ, इसका मतलब वो एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है. तो वो कितना रहेगा, तो अप्लाइड फोर्स अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक, अप्लाइड फोर्स अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक. मास एक्सेलरेशन का मान फोर्स अपॉन मास होता. ठीक है, मैं पूछूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक क्या रहेगा. तो आप बोलेंगे भाई एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक वो तो 0 रहेगा.
अरे भैया बी ब्लॉक अपनी जगह से, बी स्लैब अपनी जगह से सर का क्या? अरे भाई सर का क्या? देखो अभी यहीं पर बोलना कि सर ये बता दो, ये नहीं समझा करके। मैं खुद बोल रहा है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मैं धीरे धीरे ले रहा इस वजह से। समझ में आया क्या? आपने फोर्स किस पे लगाए? ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाए, ये उधर उधर गया, धड़ के नीचे गिर गया, है ना। और मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक कितना रहेगा? अप्लाइड फोर्स अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक। बी ब्लॉक, अरे सर का ही क्यों नहीं अपनी जगह से, इसको काय का एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर आएगा टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल, कितने टाइम के बाद गिरा, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आएगा ट्वाइस एल अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द बी स्लैब। एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द बी स्लैब, ये आएगा टाइम ऑफ फॉल। अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से टपका अचानक से? अरे भाई इसका मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन, कहीं से कोई टपका नहीं, वो देखो इसका मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड। और जैसी वर्ड एक्सेलरेटेड मोशन आया तो दिमाग में दूसरा नाम क्या आना चाहिए? काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, हाफ ऑफ at स्क्वायर, तो मैं t स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस x अपॉन a, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस x अपॉन a लिख सकता हूँ। आया है ना, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, ठीक है। तो x की जगह l, क्योंकि भाई l क्या है बोले तो ये लेंथ ऑफ द स्लैब है ना, ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा और फिर बाद में नीचे गिर जाएगा, ठीक है। चलो मान लिया, तो टाइम ऑफ फॉल अपने को निकालना था। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ब्लॉक, ये क्या रहेगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बी ब्लॉक इज एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक के बराबर ही होगा, है ना। तो यहाँ पर फिर हो जाएगी इक्वेशन therefore t is equals to under root of twice L upon acceleration of a block। ये हो गया टाइम ऑफ फॉल, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक, और ये हो गया टाइम ऑफ फॉल। ये पहला चीज़ अपन ने निकाला। अब ऐसा है सेकंड सिचुएशन, केस सेकंड, जगह ठीक है यहीं ले लेता हूँ, केस सेकंड। If there is friction, if there is friction between A and B, but F is less than limiting friction, F is less than limiting friction। बात समझेंगे आप कुछ? मान के चलो कि ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी कॉम नहीं सुधरने वाली, कितना भी बोल। आइए आप लोग लेट, जितना आना है लेट। मान के चलो कि ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है ना, मगर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप, वो इसके बीच के लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है? कम है ना। अगर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहां के लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर वो कम है तो ये ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर से सरकेगा क्या? ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर सरकेगा क्या? नहीं। याद है ना, अगर जो भी फोर्स आप अप्लाई करते हैं और अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ तो वो ऑब्जेक्ट उस चीज के ऊपर से सरकता नहीं है। तो ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर से सरकेगा नहीं, मगर सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, तो वो जो तुमने फोर्स लगाया वो वेस्ट नहीं होगा। ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर से नहीं सरकेगा, ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर से नहीं सरकेगा, मगर दोनों चिपक कर साथ में आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ रहे ना? कभी कभार होता है ऐसा, एक के ऊपर एक दो चीज़ रखी हुई, आप ऊपर वाली चीज़ को फोर्स लगाते और दोनों चीज़ साथ में आगे बढ़ती, होता है ना ऐसा। जैसे बता, कोई पैड है, वो चिकना वाला पैड है, आइए रजिस्टर दे दो, बताओ पहले तेरा रख। देख, जैसे कि अगर मैं कहूँगा ये एक रजिस्टर है नीचे, ऊपर एक रजिस्टर है, मैं फोर्स ऊपर वाले
साले इसमें भी फ्रिक्शन आ गया। तो भाई अगर मान लो कि अभी मैं चीटिंग कर रहा हूँ कि भाई यहाँ ऊपर वाले इस पर फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन है इसके बीच में, तो अगर ये फ्रिक्शन लेस होता और आप ऊपर वाले इस पर फोर्स लगाते तो ये दोनों साथ में आगे बढ़ते थे, है ना। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, नहीं ये इनके बीच में फ्रिक्शन है थोड़ा सा, और चिकना होना चाहिए, खैर छोड़ो। तो शायद कोई कंपास बॉक्स स्मूथ जो स्टील का आता वो कुछ रहता तो ज़्यादा बेटरली हो जाता था। तो अगर ऐसा होता तो क्या होता कि ऊपर वाले पे फोर्स लगाते आप तो ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं हो रहा, मगर दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, अगर सरफेस आपका फ्रिक्शन लेस है, बोथ द ब्लॉक A and slab B will move together with common acceleration। ये दोनों के दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे विथ कॉमन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ A और एक्सेलरेशन ऑफ B दोनों सेम रहेंगे इस बार। अब वो कितना रहेगा, आप कितना फोर्स लगा रहे बेटा, कैपिटल F, और उसकी वजह से कितना मास आगे बढ़ रहा है, m प्लस स्मॉल m, दोनों बढ़ रहा ना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये रहेगा आपका इस सिचुएशन। ये समझ में आया क्या, है ना। पहली सिचुएशन में क्या था, फोर्स आपने ऊपर लगाए थे और A और B के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं था। आई बात समझ में। तो ये चुपचाप स्लाइड होकर धड़ करके नीचे गिर जाएगा। A और B के बीच में इस बार फ्रिक्शन है, मगर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इन दोनों के बीच के लिमिटिंग फ्रिक्शन से कैसा है, कम है कि। तो इसी वजह से क्या हो रहा है भैया, ये इसके ऊपर तो स्लाइड नहीं हो पा रहा है, मगर नीचे का सरफेस फ्रिक्शनलेस होने के वजह से, नीचे का सरफेस फ्रिक्शनलेस होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे और उस वक्त दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा और उसका वैल्यू क्या रहेगा, अपना टोटल फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। तो जब भी ऐसा हमसे पूछा जाता है कि भाई बताओ बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, हमें पहले ये काम करना पड़ता है कि यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ता है। पहला काम ये होता है, चेक करना पड़ता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो यहाँ का। अगर मान लो अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन है और लिमिटिंग फ्रिक्शन 15 न्यूटन आ रहा, 15 न्यूटन आ रहा, तो तुमको क्या लगता ये उसके ऊपर से स्लाइड होगा क्या, कम हो रहा है ना। तो ये दोनोसाथ में आगे बढ़ेंगे और साथ में आगे बढ़े तो ये फॉर्मूला लगा के आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, अब केस थर्ड, केस थर्ड क्या होगा, if there is friction between A and B and applied force is greater than limiting friction। अगर there is friction between A and B और जो applied force है वो limiting friction से कैसा है, ज़्यादा है, तो अब इस सिचुएशन में क्या है ना, अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा रहा तो अब क्या बताओ। देखो अब इस सिचुएशन में क्या, तुमको क्या लगता है कि ए आगे बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, मगर ए और बी दोनों आगे बढ़ेंगे इस बार, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है ना। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ए ब्लॉक को आगे बढ़ने से रोकेगा, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। मान लो भाई एक कोई भाई सिंपल से आपका कोई दोस्त है ना, आप उसका हाथ पकड़ के भाग रहे हो, इमेजिन कर लो क्या जा रहा है ना, जो भी हो आप हाथ पकड़ के भाग रहे हो, है कि। अब अगर मान लो अब आगे भागेंगे, आप उसे ड्रैग कर रहे, मगर वो पर्सन धीरे धीरे चल रहा, वो पर्सन उतनी स्पीड से नहीं चल रही है, वो चलना ही नहीं चाहता, है कि नहीं। तो वो आपको क्या फील होगा, पीछे के लिए एक और फोर्स फील होगा इस तरह से। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर सिंपली कि इस वाले बंदे को क्या फील होगा फोर्स, कि भैया ये मेरे को
है ना, पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, मगर इसको क्या फील होगा, ये मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना। आई बात समझ में, एक ही फोर्स है ना दोनों के बीच में, इसको क्या कर रहा वो, पीछे खींच रहा, राइट, समझ रहा ना। इमेजिन कर, तो किसी का मतलब अपने दोस्त का हाथ पकड़ के भाग रहा है कि नहीं, ट्राई करना है कि चल आ जाओ दोनों भी, है नहीं, रहने दो बोले ठीक है, तू ऐसा भाग रहा है, अब भाई तू भाग रहा आगे आगे, तो देखो क्या फील होगा, ये वो धीरे धीरे भाग रहा है या फिर वही रुका हुआ, बस तू घसीटते लेके यार उसको, है ना। तो अब देखो क्या फील होगा, वो देखो पीछे अपोज कर रहा, और उसको क्या फील होगा, तो उसको आगे ले जा रहा। तो अब मैं बोलूँगा इस सिचुएशन में, अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे पहले, बोथ ब्लॉक A and slab capital B move forward but with different acceleration, दोनों आगे बढ़ेंगे बट विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, उनके एक्सेलरेशंस क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। अब कितने रहेंगे, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप क्या करो, एक ब्लॉक ए लो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ब्लॉक ए के लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बनाओ। तो देखो भाई, इस साइड में क्या लग रहा है उसको, अप्लाइड फोर्स, इस साइड में क्या लग रहा, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स उसको उधर ले जा रहा ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको क्या कर रहा होगा, अपोज, क्योंकि ब्लॉक मोशन में तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक होगा उसका वेट MAG, और ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, है कि। अब मैं बोलूँगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन निकालने का ये है ना कॉन्सेप्ट, टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या रहेगा, F माइनस FK। मगर टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस को क्या लिख सकते हैं आप, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मुझे मास बता, हाँ मास इसके जाएगा, स्मॉल m बोले तो उसका ही मास है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक। दोनों को इक्वेट करो, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक, कैपिटल F माइनस FK। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक इज इक्वल्स टू कैपिटल F माइनस FK अपॉन M। अच्छा एक बात बता, FK कितना होगा, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, mg के बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक F माइनस म्यू के स्मॉल mg अपॉन स्मॉल m। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ए F अपॉन m माइनस म्यू के जी, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक, F अपॉन M माइनस म्यू के जी। आया समझ में आपको ये, है ना। देख लो अच्छे से, मैंने क्या करा, मुझे इससे एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैंने देखा टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है, राइट साइड में कितना है F, पीछे कितना है फ्रिक्शन। अरे भाई वो आगे बढ़ने वाले को जो खींच रहा, उसको क्या फील हो रहा, पीछे की तरफ फोर्स फील हो रहा, तो F माइनस FK है ना। मगर न्यूटन साहब के हिसाब से मास इनटू एक्सेलरेशन, तो दोनों को इक्वेट किए, समझा। अब आगे क्या, मास से डिवाइड किए, फिर मैंने बोला ठीक है डिवाइड तो कर लूँगा मैं, मगर FK को क्या लिख सकते, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिख सकते, mg, वैल्यू लिखो यहाँ पर, हाँ लिख दिए, डिवाइड करो आगे, ओके। अब इसके बाद केस थर्ड, अभी इसके सेकंड में थर्ड में, अब एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक तो निकल गया, अब एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक निकालना है मुझे, बी ब्लॉक या बी स्लैब बोलो एक तरह से, वो एक्सेलरेशन ऑफ बी स्लैब। तो बी स्लैब को कौन सा फोर्स लग रहा, तो बोले देखो आगे की तरफ तो उसको एक ही फोर्स लग रहा है ना, आगे की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है क्या, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे वो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ए ब्लॉक को रोक रहा था ना, उसकी स्पीड को कम कर रहा था, उसको अपोज कर रहा था। भाई बात समझ रही कि नहीं समझ रही, है रईस, तुझे तो समझना चाहिए,
है ना, तू जिसे खींच रहा है वो तेरे को अपोज कर रहा है ना, वो तेरे को अपोज कर, तेरे को स्पीड कम कर रहा ना तेरी, है ना, मगर तू क्या कर रहा है, उसको सामने खींच के ले जा रहा है कि। अब अगर तू उसको सामने खींच के ले जा रहा तो उसको एक ही फोर्स फील हो रहा सामने की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तू लगा रहा जो, और नीचे की तरफ उसका आएगा, देखो इस ब्लॉक का वेट, इस ब्लॉक का वेट एम जी, और ये देखो ये सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस, दो नॉर्मल रिएक्शन आएंगे, एक ये सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन आएगा और एक ये सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ये सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एम, मान लो ये सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन एन डैश, एन डैश, ठीक है, इसका काम है ही नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। अब मैं कहूँगा ठीक है भाई एक्सप्रेशन पता लगाओ बी ब्लॉक का, तो समेशन एफ एक्स है ना इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ इस बार क्या है एफ के, समेशन एफ एक्स क्या है, सिर्फ एफ के, क्योंकि सिर्फ इसको एक ही फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, है ना, इसको आगे एफ लग रहा था, पीछे एफ के लग रहा था, इसको सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है आगे की तरफ। बट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एफ के। अब जरा बताओगे एफ के को क्या लिखना चाहिए मुझे, एफ के क्या लिखूंगा मैं, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, फिर आगे एम जी लिखेंगे, तो स्मॉल एम जी की कैपिटल एम जी, स्मॉल एम जी, वेरी गुड, क्योंकि भैया ये यहाँ इस सरफेस की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात चल रही है, तो अगर इस सरफेस की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात चल रही है तो मुझे इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन लेना पड़ेगा, म्यू के इंटू इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन। अरे भैया फोर्स जो आप जिस फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये वाले ब्लॉक को वो कहाँ फील हो रहा, पीछे की तरफ, और ये वाले स्लैब को कहाँ फील हो रहा, आगे की तरफ, है ना, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसे कहाँ फील हो रहा, पीछे की तरफ, इसे कहाँ फील हो रहा, आगे की तरफ। तो यहाँ मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, म्यू के मल्टीप्लाई बाय यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे बता यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो इस सरफेस के ऊपर कितना वजन है, स्मॉल एम जी है ना, है कि नहीं, तो भैया इसीलिए जब आप इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे तो म्यू के इंटू स्मॉल एम जी आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल बी म्यू के इंटू स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम, ये है एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक। आया समझ में। अब हमको तुम्हारा केस 1 हो गया कि लिखना सभी का, हाँ चलो लिखो फटाफट, क्योंकि मुझे उधर का खाली चाहिए, यहाँ तक कंप्लीट करो पूरा। अब अगर देखा जाए आगे, हम लोग ने एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक कैलकुलेट कर लिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक कैलकुलेट कर लिए। अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फॉल, कि कभी ना कभी ए ब्लॉक आगे जाके, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ज़्यादा रहता है, तो कभी ना कभी ए ब्लॉक आगे जाके गिर जाएगा, तो कब गिरेगा। तो टाइम ऑफ फॉल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एल एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द बी ब्लॉक। अब ये कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द बी ब्लॉक इज एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक। अब कैसे, तो देखो उनकी वैल्यूज डाल दो वहाँ पे, माइनस करो इनको। आई होप ये इधर का हो चुका होगा केस सेकंड का। देखो तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक कितना है, वो है एफ अपॉन स्मॉल एम है ना, माइनस म्यू के स्मॉल एम इंटू जी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक कितना है, हाँ अच्छा सॉरी म्यू के, चलो ठीक है एक काम करते ये वाला ले लेता मैं, स्मॉल एम इंटू जी अपॉन स्मॉल एम, ये वाला ले लेता हूँ। एक्सप्रेशन ऑफ बी ब्लॉक कितना है, म्यू के इंटू स्मॉल एम इंटू जी अपॉन कैपिटल एम। ओके भाई, अब आगे क्या, अब इसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो इधर ध्यान दो बेटा, इसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कैपिटल एम को इधर मल्टीप्लाई करो, स्मॉल एम को इधर मल्टीप्लाई करो,
तो कैपिटल M इंटू एफ माइनस म्यू के स्मॉल m g माइनस म्यू के m स्क्वायर इंटू जी अपॉन कॉमन में आ जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल M। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कैपिटल M इधर रह गया मल्टीप्लाई होना, हाँ कैपिटल M इधर मल्टीप्लाई हुआ एम एफ माइनस म्यू के स्मॉल m इंटू कैपिटल M इंटू जी, फिर स्मॉल m इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस म्यू के m स्क्वायर जी, नीचे स्मॉल m इंटू कैपिटल M। चलो ठीक है, इसमें से अगर आप देखेंगे म्यू के जी और स्मॉल m कॉमन निकल सकता है, तो कैपिटल M इंटू कैपिटल F माइनस म्यू के स्मॉल m जी मैं कॉमन निकाला, क्या बच गया फिर यहाँ सिर्फ कैपिटल M रह गया और यहाँ पर सिर्फ स्मॉल m रह गया, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो ये रहा मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का फॉर्मूला। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि फार्मूला ही खुद कितना बड़ा जा रहा है यहाँ पे, तो इसके थोड़े आने के चांसेस कम है। मैं ज़ीरो नहीं बोलूँगा, बिल्कुल भी कम है बोलूँगा, है ना, ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा थोड़ा, मगर फिर भी ये पैटर्न समझो, ये याद रखो। प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूछा तो डायरेक्टली आपको इक्वेशन पूछेगा या डायरेक्ट बहुत ही बेसिक लेवल का कोई क्वेश्चन इस पर आएगा, मगर चांसेस वो भी कम है बहुत, उसके भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। फिर देखो एक आखिरी केस आएगा इसके अंदर, फिर लास्ट केस, केस नंबर 4। इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन स्लैब B एंड सरफेस। मान लो अब इस सिचुएशन में हमने क्या मान के चले थे, यहां फ्रिक्शन नहीं है, अब इमेजिन करके चलो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है। तो अब सवाल उठा, सब लोग ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ A और एक्सेलरेशन ऑफ B में क्या फ़र्क आ जाएगा, उसका इक्वेशन क्या रहेगा। एक्सेलरेशन ऑफ A ब्लॉक, देखो A ब्लॉक किसके साथ कांटेक्ट में है, B के साथ, ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है क्या, तो ये सरफेस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हुआ वो क्या इससे कनेक्ट होगा क्या, बिल्कुल नहीं। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, A ब्लॉक किसके साथ कांटेक्ट में है, B के, तो अगर कोई रोक सकता तो कौन रोकेगा, B, और B का क्या रोकेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, यहाँ के रफनेस पे, कितना रफ है कितना स्मूथ है उस बात पे डिपेंड करता है ना, बात समझ रहे क्या आप लोग, है ना। तो जब मैं फोर्स F अप्लाई कर रहा, जब मैं फोर्स F अप्लाई यहाँ पर कर रहा हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भैया यहाँ पर भी रफ है, अब तक कि यहाँ पर स्मूथ था ना, मगर यहाँ पर भी क्या है, रफ है। और अब मैं आपसे पूछूंगा A का B का एक्सेलरेशन क्या है, तो इस बार A का एक्सेलरेशन जैसा था वैसे ही रहेगा, A को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ A अभी भी सेम रहेगा, जो कि कितना था, F अपॉन स्मॉल m माइनस म्यू के इंटू जी, वो अभी भी सेम रहेगा। हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ B पर डिपेंड करता है। बोले कैसा, सबसे पहले तो यहाँ का नया लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है वो देखना ज़रूरी है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है वो देखना ज़रूरी है। अगर मैं आप बोलूँगा B स्लैब को क्या क्या फोर्स फील हो रहा इस बार, तो B स्लैब को फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर खींचेगा, और यहाँ का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर मान लो इफ आपका Fk इज लेस देन FL डैश, Fk इज लेस देन FL डैश, अब भूल जाओ ऊपर कोई डब्बा है, भूल जाओ कोई ऊपर डब्बा है, बस मुझे बताओ B स्लैब को कितना फोर्स आगे खींच रहा, B स्लैब को कितना फोर्स आगे खींच रहा, तो आप बोलेंगे Fk, है ना। अरे B स्लैब को कितना फोर्स आगे खींच रहा, Fk, है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा ठीक है Fk उसको आगे खींच रहा। और इस बार अपोज करने वाला है क्या कोई B स्लैब को, हाँ इस बार है, कौन है, फ्रिक्शन, पीछे पैदा होने वाला फ्रिक्शन। मगर मान लो कि Fk जो है आपका, Fk जो है आपका FL डैश से कैसा है, कम है, Fk क्या है, FL डैश से कम है। FL डैश क्या होता है, यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब अगर आपको इसके ऊपर से सरकाना है तो इस FL डैश से ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, FL डैश से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मगर आपका जो ब्लॉक पे स्लैब पे जो फोर्स लग रहा है वो FL डैश से क्या है, कम है,
तो इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक क्या रहेगा, 0, क्योंकि सरकेगा ही नहीं ना भैया। अरे बात समझ रहे क्या आप? हाँ, नहीं समझ रहे आप? आपने फोर्स इसको लगाया, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हुआ, ए को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ए का वही रफनेस, ये यहाँ पर रफनेस उतना ही है जो पहले था। हाँ, फर्क किसको पड़ेगा, बी स्लैब को, क्योंकि अब उसके नीचे का सरफेस जो पहले स्मूथ हुआ करता था अब क्या है, रफ है। अब क्या है, रफ है। जब स्मूथ था तो बी स्लैब तो घसीटते हुए आ गया था, जब बी सरफेस जब स्मूथ था तो बी स्लैब घसरते हुए आ गया था। मगर अब सरफेस का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा। यहाँ का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा। अब अगर मैं कहूँगा ठीक है चलो अपोज करेगा, अगर मान लो यहाँ का जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है जो उसको आगे खींच रहा, यहाँ के लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर वो कम हुआ, यहाँ के लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ, तो क्या आगे खींचने के लिए जो फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, मगर ये फोर्स उससे क्या है, कम है, तो बी स्लैब तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये यहीं अटक जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा ए अपना, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है कि नहीं। तू चलता तो चल मेरे साथ, नहीं तो मैं तो जा रहा, है कि नहीं। मेरे को जो चाहिए वो तो हिसाब से वैसी चाहिए, है ना। मेरे को जो फोर्स मिल रहा, तू जो मुझको काइनेटिक फ्रिक्शन दे रहा, ए क्या बोलेगा बी को, है ना। मेरे को जो फोर्स मिल रहा और वो ज़्यादा है तेरे काइनेटिक फ्रिक्शन से, बी स्लैब बोलेगा अरे यार वो मेरे को है ना, ये है ना घर वाले जाने नहीं दे रहे, वो बोलते कि नहीं नहीं अभी मत जाना, है ना। ये क्या बोल रहा, चलना रे, जाएंगे ना, बाहर जाएंगे ना, मगर घर वाले क्या बोलते, नहीं जाना नहीं, है कि नहीं। तो अब बोले ठीक है तू नहीं आ रहा, रहने दे, मैं आगे बढ़ रहा, चुपचाप ए अपना आगे बढ़ेगा और बी वहीं रह जाएगा, समझा ना। मगर भाई मान लो ऐसा हुआ कि इसने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, एफ के ने ज़्यादा फोर्स किया, अरे चलना यार चलना, ऐसा वैसा यूँ करके बहुत सारे बातें बातें कर दिया। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इफ एफ के इज ग्रेटर देन एफ एल डैश, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, है ना। मगर घर वाले इसको अभी भी रोक रहे, अरे मत जा, तो इससे क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, जो भी बोलेंगे, रिटार्डेशन जो भी होगा। तो अब मैं कहूँगा ठीक है, तो अब बता इसको अपोज करने वाला क्या है, एफ के डैश, अपोज करने वाला क्या है, एफ के डैश। तो मैं बोलूँगा ठीक है, अब बता एक्सेलरेशन फिर क्या आएगा ऑफ बी ब्लॉक, तो एफ के माइनस एफ के डैश अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक स्लैब, एफ के माइनस एफ के डैश। अब एफ के कितना है, म्यू के इंटू स्मॉल एम जी, और एफ के डैश कितना है, इस बार एफ के डैश कितना होगा, म्यू के डैश स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, क्योंकि भैया इस सरफेस के ऊपर कितना वजन पड़ रहा, बी स्लैब का तो पड़ ही रहा, उसके ऊपर का भी संभालना पड़ रहा ना उसको, तो इसीलिए ये आएगा एफ के डैश की वैल्यू। बस इतना है आपको आएगा, ये सब लिख लो यहाँ पर। फिर बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। ओ भैया नेक्स्ट पार्ट, when force capital F is applied on the lower slab B। ठीक है, आपने क्या किए, इसको खींचे यहाँ से, तो सबसे पहला क्या होगा, केस 1, केस 1, if there is no friction between A and B, भैया अगर A और B के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में क्या होगा, है ना। उस सिचुएशन में अब जोर से आप F लगा के खींचेंगे, A और B में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो B आगे बढ़ जाएगा, A वहीं रुकेगा और नीचे गिर जाएगा। वो जैसा करते हैं ना, वो टेबल पे कुछ रख देते हैं और फिर जोर से ऐसा खींचते हैं कपड़ा, वो वहीं के वहीं नीचे गिर जाता है ना, वैसा। तो भैया ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक विल बी 0 बट एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक विल बी टोटल अप्लाइड फोर्स अपॉन मास कैपिटल एम। ये केस 1 रहेगा। और अगर आपको टाइम ऑफ फॉल निकालना है, टाइम ऑफ फॉल
T equals to under root of twice L acceleration of A block with respect to B block. Under root of twice of L, हाँ, acceleration of A block with respect to B block क्या होगा? 0 माइनस एफ अपॉन एम, यानी कि माइनस एफ अपॉन एम. नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पर रिटार्डेट मोशन होगा. देखो टाइम ऑफ फॉल रहेगा ट्वाइस एल इंटू एम अपॉन एफ. ये रहेगा टाइम ऑफ फॉल, ये रहेगा आपका टाइम ऑफ फॉल. समझ रहा है क्या भैया? एक्सलेशन ऑफ ए ब्लॉक इज 0, एक्सलेशन ऑफ बी ब्लॉक ये रहेगा एफ अपॉन एन, अप्लाइड फोर्स अपॉन मास, है ना. टाइम ऑफ फॉल निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है? 2 अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एल एक्सलेशन ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बी ब्लॉक. तो फिर ठीक है, इसके लिए क्या रहेगा? एक्सलेशन ऑफ ए ब्लॉक माइनस एक्सलेशन ऑफ बी ब्लॉक. एक्सलेशन ऑफ ए ब्लॉक कितना है? 0. एक्सलेशन ऑफ बी ब्लॉक कितना है? एफ बाई एफ, बच्चा माइनस एफ बाई एम. तो ये आ गया आंसर. केस सेकेंड, if there is friction between A and B but अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या है जब बाइक पे बैठते किसी के साथ, दोस्त के साथ बैठते बाइक पे, दोस्त तुमको क्या करता? गाड़ी को झटके से आगे लेके जाता जब करके, तुमको लगता पीछे की तरफ झटका. आइडियली होना ये चाहिए था तुम फिसल के धड़ करके नीचे गिर जाना चाहिए, है कि? होता भी है, कभी कभार हो जाता है, तो ज़ोर से निकाला उससे ज़्यादा ज़ोर से तो फिसल के आप नीचे गिर जाते हैं. मगर कभी कभार आप नहीं गिरते, झटका लगता है पीछे मगर आप नहीं गिरते. साइंटिफिकली बताओ कि क्या हुआ, किस वजह से आप नीचे नहीं गिरे थे? फ्रिक्शन तो है मगर क्यों, है ना? जब आप गिरेंगे तब भी तो फ्रिक्शन रहेगा ना. अगर आप सोच रहे होंगे सर फ्रिक्शन स्पीड ज़्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं. काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइम पे क्या बताया था? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उससे कोई लेना देना नहीं. क्या? जब भी आप किसी चीज़ को झटके से आगे निकालते हो तो ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ क्या फील होगा? सूडो फोर्स, है कि नहीं? अब ऐसा है कि देखो, जब मैंने इसे जोर से खींचा, जब मैंने इसको जोर से खींचा तो ए को लगेगा पीछे की तरफ सूडो फोर्स. ए को क्या लगेगा? पीछे की तरफ सूडो फोर्स. वो सूडो फोर्स कितना होता है देखो बताता हूं मैं आपको. ए को पीछे की तरफ फील होगा सूडो फोर्स. याद रखना सूडो फोर्स कितना होता है? मास इसका इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा? कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. क्योंकि आपने पूरे इस पर लगाए ना आपने, तो इससे आप निकाल सकते हैं सूडो फोर्स. गौर से देखो, तो अब अगर आपका जो सूडो फोर्स है वो लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है. सूडो फोर्स क्या बोल रहा? ए के ऊपर से सरक कर आगे निकल जा, पीछे निकल जाए, फिर ए के ऊपर से सरक के पीछे निकल जा. मगर फ्रिक्शन क्या बोल रहा? नहीं, साथ साथ में चलते. सूडो फोर्स क्या बोल रहा? तू पीछे निकल जा. फ्रिक्शन क्या बोल रहा? साथ साथ में चलते. अगर तुम्हारा सूडो फोर्स कम है और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? ज़्यादा है, तो सूडो फोर्स इतना ताकतवर रहेगा क्या कि ए को बी के ऊपर से सरका सके? हो बोलो भाई, रहेगा क्या इतना ताकतवर? नहीं. तो इस मामले में क्या होगा? फिर दोनों साथ में आगे जाएंगे. तो मैं यहां लिखूंगा इस सिचुएशन में आपका बोथ ए एंड बी विल मूव टुगेदर with common acceleration. Both A and B will move together with common acceleration. और वो क्या रहेगा? acceleration of A, acceleration of B is equals to capital F, capital M plus small m. तो इस सिचुएशन में ये दोनों के दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे. कम हो गया?
साला ये लफड़ा था इसका, सेट करते रहो। चलो अब आगे देखो था, ये हो गया केस थर्ड। इत्मीनान से देखो एकदम, इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, बट सूडो फोर्स इस बार ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है। सूडो फोर्स इस बार ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो अब इस बार क्या होगा? गिर जाएगा, मतलब ये अब बी आगे बढ़ेगा, हालांकि ए भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, वो थोड़ा सा, एकदम वहीं के वहीं नहीं गिरेगा, जैसा पहले वाले केस में वहीं के वहीं गिर गया था, फ्रिक्शन नहीं था, मगर ये क्या होगा कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे गिरेगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस सिचुएशन में ए और बी दोनों आगे बढ़ेंगे, बट विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ लिखूंगा बोथ ए एंड बी विल मूव फॉरवर्ड बट विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, डिफरेंट एक्सेलरेशन। अरे सिंपल सी लॉजिक बात है, आप प्रैक्टिकली आज ट्राई कर लेना, कोई जाते हैं ना डबल सीट, कोई होंगे दोस्त आज ट्राई करना प्रैक्टिकली, है ना। डिस्क्लेमर है, मैं नहीं हूँ इसलिए रिस्पॉन्सिबल आगे जो होगा। तो भाई तो भाई ऐसा है, अगर मान ले तेरे दोस्त ने एकदम से गाड़ी को आगे खींचा, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन से आगे खींचा, तो क्या होगा? तो भाई मान लो कि तू ऐसा स्लिप होकर आगे जाके गिरेगा, मगर वहीं के में थोड़ी गिरेगा, तू थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा, स्लिप होगा थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। क्यों? कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने तेरे को आगे खींचा, है ना, हल्का सा आगे खींचा, साथ ही साथ ये सूडो फोर्स ज़्यादा था, तो ये थोड़ा सरकते 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 घूम गया। तो दोनों आगे बढ़े बट विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मुझे निकालना है दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा फिर। चलो ठीक है, सबसे पहले ए ब्लॉक पकड़ो, ए ब्लॉक पे सब लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बनाओ। देखो ए ब्लॉक का उसका वेट रहेगा जो नीचे की तरफ खींचेगा mg, ऊपर की तरफ रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। और अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, और कौन सा फोर्स लगा ए ब्लॉक को? इसके अलावा ए ब्लॉक को किस फोर्स ने आगे खींचा था? बोलो बोलो। फोर्स खींचा था, फोर्स खींचा कि ए ब्लॉक को? फोर्स तो बी स्लैब को लगा ना, फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन ने खींचे ना आगे। अरे पहले केस में तुमने क्या पढ़े? ए और बी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं था। लॉजिकल थिंकिंग से सोचो, ए और बी के पहले केस में ए और बी के बीच में कोई फोर्स फ्रिक्शन था क्या? तो ए ब्लॉक आगे ही नहीं बढ़ा, वहीं की वहीं गिर गया। अब इस केस में फ्रिक्शन है कि नहीं? अब इस केस में फ्रिक्शन है, तो अब ए ब्लॉक आगे बढ़ा थोड़ा सा, किसके कारण? फ्रिक्शन के। कौन सा वाला? काइनेटिक। तो भैया यहाँ पर ये आगे बढ़ा ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो भैया देखो इधर, ये काइनेटिक फ्रिक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर मैं इसको इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करूँ, याद है इनर्शियल फ्रेम में अपन सिर्फ रियल फोर्सेस लेते हैं, है ना। अगर मैं नॉन इनर्शियल मतलब सूडो फोर्स भी लिखना चाहता हूँ अगर, तो उसको फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करूँगा मैं बोला था ये काम में आएगा आगे। चलो इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करते हैं। टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यार यहाँ तो एक ही फोर्स लग रहा, एफ के। टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। इक्वेट बातें मत करो रे। मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है यहाँ पर? यह है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि म्यू के इंटू स्मॉल एम जी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, म्यू के इंटू स्मॉल एम जी। एम और एम हुआ कैंसिल, देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू म्यू के जी। ये है फॉर्मूला तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए। तो इधर ध्यान दें, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज म्यू के जी। इस फॉर्मूले से आप एक्सेलरेशन ऑफ ए कैलकुलेट कर सकते हैं।
आई बात समझ में, है कि नहीं? ठीक है, अब आगे, क्योंकि आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा, ये पहले ये चेक करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम्स में कि सूडो फोर्स कितना लग रहा है उसको, क्या सूडो फोर्स आपके एफ के से ज़्यादा है, क्या सूडो फोर्स आपके एफ के से ज़्यादा है ना? क्योंकि उसी सिचुएशन में आपका ये फॉर्मूला लागू है। अगर सूडो फोर्स एफ के से कम है तो फिर ये फॉर्मूला लागू है, लेकिन ये चेक करना पड़ता है पहले। ए ब्लॉक का तो हो गया, अब सवाल उठा बी स्लैब का। बी स्लैब उसको देखो भाई, इस साइड से फोर्स लग रहा कैपिटल एफ, और ऊपर का सरफेस के वजह से लग रहा है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब मुझे बी स्लैब का एक्सप्रेशन निकालना, कैसे निकालूंगा? समेशन एफ एक्स, है ना? तो भाई समेशन एफ एक्स, तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? एफ माइनस एफ के। मगर भैया न्यूटन बाबा ने तो क्या बोले? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसी स्लैब का मास लेना पड़ेगा। देयरफॉर कैपिटल एम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक, एफ माइनस एफ के। तो भाई ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक क्या हो जाएगा? एफ माइनस एफ के अपॉन कैपिटल एम। ये एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक आ गया आपका, एफ माइनस एफ के अपॉन कैपिटल एम। इन केस अगर मैं एफ के की वैल्यू भी डाल देता हूँ तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस म्यू के स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम। कई लोग क्या गलती करते हैं, स्मॉल एम जी की जगह कैपिटल एम जी डाल देते हैं। वो बोलते हैं सर बी स्लैब की बात चल रही है ना, तो बी स्लैब का तो मास कैपिटल एम है ना, तो भैया उसमें तो कैपिटल एम आना चाहिए, आप स्मॉल एम क्यों निकाल रहे हैं? मैं बोलूँगा बेटा फ्रिक्शन किसी स्लैब का नहीं होता, किसी ब्लॉक का, किसी स्लैब का नहीं होता। फ्रिक्शन सरफेस का होता है। फ्रिक्शन कहाँ होता है? सरफेस पे होता है। तो जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपने लिखे हैं वो कौन से सरफेस का है वो देखो। तो यार ये बोलेंगे सर ये ऊपर वाले सरफेस का है, क्योंकि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ लगा ना, नीचे का सरफेस तो कैसा है? स्मूथ है। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ लगा। अब अगर फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ लगा तो हमको देखना पड़ता है उस सरफेस के ऊपर कितना मास है। उस सरफेस के ऊपर तो बोले एक ही मास है, स्मॉल एम। वो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ए को क्या कर रहा है? स्लो डाउन कर रहा है, और बी को क्या कर रहा है? आगे बढ़ा रहा है कि नहीं? तो भैया इस वजह से हम लोग ने क्या कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ बी 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 ये आपका जब आप लिखते हैं तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जब आप लिखते हैं तो म्यू के इंटू स्मॉल एम इंटू जी लिखा जाता है ना? स्मॉल एम, क्योंकि वही उसके ऊपर का मास क्या है? सिर्फ स्मॉल एम। हाँ, अगर यहाँ का फ्रिक्शन लेता मैं, अगर मैं यहाँ का फ्रिक्शन लेता तो भैया फिर दोनों मास लेना पड़ते थे अपने को, क्योंकि उसके ऊपर ये भी है और ये भी आएगा ना, आगे आएगा। अब अगला टारगेट ये हो गया, पहला लिखना आपका केस 1। चलो लिखो जल्दी, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अपने को देखना है यहाँ पे टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल कैलकुलेट करने के लिए t इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एल एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b आएगा। इधर ध्यान दो रे, एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। एक्सेलरेशन ऑफ a कितना है? म्यू के जी माइनस b कितना है? f माइनस म्यू के स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम, क्रॉस मल्टीप्लाई म्यू के कैपिटल एम जी माइनस एफ माइनस म्यू के स्मॉल एम जी। हमेशा ब्रैकेट में डाल के लिखना, गलती यहाँ पर एरर होने का सबसे बड़ा चांस रहता, ठीक है? माइनस साइन अंदर भेजो, तो म्यू के स्मॉल एम कैपिटल एम जी
माइनस कैपिटल एफ प्लस म्यू के स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, माइनस एफ ऐसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ, और इसमें से म्यू के जी कॉमन निकालो, म्यू के स्मॉल जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा भैया, कैपिटल एम। माइनस साइन को मैं कॉमन निकालूंगा, माइनस साइन निकलेगा बाहर, एफ माइनस म्यू के जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, फिर ये वैल्यू वहाँ पर डालना पड़ती है आपको और आपका आंसर मिल जाता है, टाइम ऑफ फॉल। अब जैसा कि एक केस थर्ड हो गया, केस फोर्थ। केस फोर्थ, इमेजिन करिए कि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस नहीं है। अब तक क्या फ्रिक्शनलेस था, यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल डैश और काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के डैश। अगर मान लो अगर F जो है वो लेस देन एफ एल डैश है तो अब क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा बी ब्लॉक का, 0। अरे बढ़ेगा ही नहीं ना आगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए F कितना चाहिए, एफ एल डैश से ज़्यादा चाहिए ना बढ़ेगा ही नहीं आगे। अगर B नहीं आगे बढ़ेगा तो उसको सूडो फोर्स लगेगा क्या, सूडो फोर्स लगेगा क्या, नहीं। तो इसलिए एक्सेलरेशन A और एक्सेलरेशन B जो है दोनों के दोनों क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। हाँ, इफ F इज ग्रेटर देन एफ एल डैश तो अब क्या होगा, ए ब्लॉक का कुछ भी लेना देना नहीं है, ए ब्लॉक का लेना देना सिर्फ यहाँ से, हाँ वो फिर वो सूडो फोर्स से लेना देना रहता है, वो सारी सिचुएशन आती है। मगर आप एक्सेलरेशन ऑफ बी स्लैब देखेंगे कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी स्लैब कैसे निकालेंगे फिर आप, तो इस पे फोर्स लगा आगे की तरफ कैपिटल F, पीछे की तरफ क्या लगा एफ के डैश, तो बी स्लैब का एक्सेलरेशन रहेगा F माइनस एफ के डैश अपॉन कैपिटल एम। और याद रखना यहाँ पे एफ के डैश जो है वो म्यू के स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी रहेगा। ठीक, दिस इज इट। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे कल अपन। हो गया ना टाइम, और कितना लेते हैं।